हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में पार्ट 3। हमारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मतलब हमने स्टार्ट किए थे कहाँ से, तो क्या थे, क्या हुए, फिर क्या से क्या हो गए, यहाँ तक आ गए हम। और क्या से क्या होने के बाद, अब इसके बाद क्या से क्या होने के बाद विकास करने के लिए किस प्रकार की प्लानिंग्स की गई, इकोनॉमिकल प्लानिंग्स, ठीक है, आर्थिक नियोजन क्या किए गए, वो इसके बाद, ठीक। तो वहां से अगली कड़ी जुड़ेगी आर्थिक नियोजन करके, अगला टॉपिक चैप्टर रहेगा। तो उसकी पकड़ और जोरदार और मजबूत और अच्छी समझ बनाने के लिए जो बेस हमारे पास बचा हुआ, जो हमें मिला हुआ था, जो रह गया था हमारे हाथ में, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एट द टाइम जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक, उसके बाद तक के कुछ समय बाद तक के एग्जैक्टली जो पोजीशन थी भारत की वो क्या थी, और वैसी पोजीशन कैसे हुई, क्यों हुई, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा बता चुका हूं कि कैसे अंग्रेजों ने क्या क्या किया, जिसके कारण हमारे साथ क्या क्या हुआ, और हम लोग कैसे एक धनी देश थे, कैसे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, कितना प्यारा वर्क चल रहा था, तो कैसे ये सब खराब हुआ, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है, हमको स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त किए ही हुए थे, उसके जस्ट आसपास का जो टाइम पीरियड है, उस पे हम उस चीज का हम आकलन करने वाले हैं आज, ठीक। तो ये टॉपिक में बहुत सी चीज समझने वाली भी और बहुत से ऐसे फैक्ट पॉइंट भी हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। कहीं ना कहीं पूछे आने वाले क्वेश्चन है जिसमें डेट्स वगैरह आएंगी, ठीक है, और कुछ बड़े एग्जाम वगैरह में लिखने के लिए, ठीक है, बड़ी चीजों को समझने के लिए, बहुत सारी चीजों का तुलनात्मक अध्ययन आकलन करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक, तो विकास कैसे होगा, विकास के लिए क्या जरूरी है, आधारभूत संरचनाएं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। तो इस पे भी हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे कि ये सब क्या चीज है और क्यों है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां तक की काम में आने वाली है। तो यहां तक क्या आप क्लियर है, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं फाइनली। तो इतना तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन जब नहीं था उसके पहले हमारी अर्थव्यवस्था कितनी प्यारी थी, संपन्न थे, आत्मनिर्भर थे। लेकिन उन्होंने, जब उन लोग आए और उनके जाने के बाद हम क्या हो गए, पढ़ा अपने प्रीवियस वीडियो में कि हम निर्भर बन के रह गए, है ना, कितनी बदहाल स्थिति हो गई हमारी, ठीक है। तो इतने हम पिछड़ कैसे गए, इतने हम निर्भर कैसे हो गए, ठीक। कैसे हम पहले सिर्फ निर्यात पे जोर देते थे, सिर्फ हम निर्यातक थे, आज हम कैसे आयातक बन के रह गए हैं, कैसे देश का विभाजन हुआ था और कितनी सारी चीजें हमने खो दी और चली गई हमसे, ठीक। तो इसी के बाद अब क्या स्थिति बची है किसी भी देश की। तो अब आपको यदि इसको समझना है बहुत अच्छे से, तो दो तीन चीजों को आधार मान सकते हैं हम, ठीक, कि वहां पर जो लोग हैं, जनसंख्या है, उसका व्यवसायीकरण। तो जनसंख्या का व्यवसायीकरण, एक जो शब्द मैंने बोला, ठीक है, एक आधार ये और दूसरा आधार ये नेशनल इनकम के आंकड़ों के आधार पर। हम इन दो चीजों के आधार पर समझ सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन, सिचुएशन, स्थिति थी उस टाइम पीरियड की, वो क्या थी और कैसी थी, ठीक है, और क्यों हुई, ठीक। तो कोई भी जो देश होता है उसकी जो संपूर्ण जनसंख्या होती है, ठीक है, कोई भी जो देश है उसकी जो पूरी की पूरी जनसंख्या है, वो जनसंख्या उस देश में किन किन व्यवसायों में संलिप्त है, संलग्न है। तो उन व्यवसायों को पढ़ने के लिए अपन ने प्रीवियस पढ़ चुके हैं बहुत पहले कि यार हमारा जो देश है पूरा की पूरा कैसा बटा हुआ है, प्राथमिक सेक्टर, है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों में डिवाइडेड है ना, कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य और सेवा क्षेत्र, ये तीनों में डिवाइडेड है। तो हमारे जो देश की जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा कहां पर वर्क कर रही है, ठीक है, उसको देख लें हम तो उससे समझ में आ जाएगा। फिर उसका जो बेस है और उसकी जो पकड़ है हमने समझ चुके हैं कि यार प्राथमिक सेक्टर में भी ज्यादा वर्क चल रहा है, तो वो किसका उदाहरण है, कैसी अर्थव्यवस्था है, यदि सबसे ज्यादा वहां पर कार्यरत है लोग किसी देश के, तो वो कैसी है, एक अल्प विकसित है, ठीक है। यदि उसी के अपोजिट बात करूं मैं कि उद्योग क्षेत्र सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है किसी देश का, तो वहां पर ज्यादा लोग संलग्न है और कार्यरत हैं, तो वो कैसा होगा, एक विकसित राष्ट्र होगा। तो ये सब हमने पढ़ चुके हैं, पहले आप वो सब पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे आए। तो मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करूंगा तो आपके भी माइंड में जल्दी फीड होगी चीजें, ठीक है, और क्लियरिटी अच्छी बनेगी।
तो अब यहां देख सकते हैं आप, मैंने दो टारगेटेड डाटा लिए हैं, एक 1900 का डाटा है और एक 1951 का डाटा है। यहां पर देखो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये मैंने बता चुका और समझा चुका और पढ़ चुके हैं हमने, ठीक है। जहां 1900 में 71.8% लोग विद्यमान थे प्राथमिक सेक्टर में, वहीं पर इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 72.1%, ठीक। द्वितीय क्षेत्र में 1900 के टाइम पे 12.6 थे, यहां पर 10.6% हो गए, ठीक है। ये दोनों ही डाटा से आप पूरे की पूरी पिक्चर समझ सकते हो। और एक लास्ट तृतीय क्षेत्र 15.6 से ये 17.6 हो गया है, ठीक है। तो मैं इन दोनों पे ही बात करता हूं, ये अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए और समझे हुए हैं कि यार कैसे। तो यहां देख सकते हो आप, पहले कृषि क्षेत्र, पहले भी हम लोग क्या थे, भारत एक कृषि प्रधान देश था, हम टोटली कृषि पे डिपेंडेंट थे, हम आयात ना करके निर्यात पे निर्भर थे इतनी अधिक मात्रा में। और अंग्रेजों ने क्या किया, है ना, तो जो हमारा सीमांत और छोटा किसान हुआ करता था, ठीक है, मेनली अंतर उस पे पड़ा। ये आंकड़ा जो यहां पर बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है, ये जो यहां पे उद्योग धंधे चलते थे, देखना 12% के जो उद्योग धंधे थे, ठीक है, इसको अपन ने और कंपेयर कर ले यहाँ पे, तो ये 71 से 72 हो गया, मतलब एक बढ़ा हुआ है, और ये 12 से 10 हुआ है, ये कम हुआ है। तो जो अंग्रेजों के द्वारा, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया आप लोगों को कि अंग्रेजों ने क्या किए, जो हमारे आधारभूत उद्योग धंधे थे उनको बंद करके अपने काम के लिए जो उद्योग धंधे वो बस लगाए। और उसमें भी उन लोगों ने क्यों लगाया, ताकि उनको यहाँ पर क्यों लगाए थे उन्होंने, कि कम मात्रा में क्या मिल जाए उनको, श्रमिक, है ना। और एक रीजन क्या था, उन लोगों ने खेतीहारी वालों के लिए भी क्या किया, खाद्यान्न फसलों के स्थान पर व्यावसायिक फसलों का उत्पादन शुरू करवाया। तो जो खेती और जो किसान थे उन लोगों में क्या परिवर्तन आया, वो एक जो श्रमिक, जो किसान कृषक थे वो खेती और मजदूरों में परिवर्तित हो गए। मतलब इतना ज्यादा कर्ज ले लेके उन लोगों के पास उनकी जमीन को उन्होंने धीरे से क्या कर लिया, हथिया आया, तो वो तो अब बेजमीन हो गए। अब बेजमीन हो गए तो उन लोग को तो पेट पालना है, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन लोग क्या हुए, ये वाले सेक्टर में वर्क करने लगे, और धीरे से उन लोगों ने उन्हीं लोगों को क्या किया, अपने पास एक कृषक श्रमिक के रूप में काम करवाना शुरू किया। तो आप ये आंकड़े से समझ सकते हैं यहां पर हम कि यहां पर बढ़ा और यहां पर ये कम हुआ, ठीक है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है, अब ये जो डाटा है हमारे पास, ठीक, ये 72-73 का जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1971-72 में, 73-74 में जो डाटा दिया गया है वो वाला डाटा से संबंधित है। ये वहां का डाटा मैंने निकाल के लेके आया हूं, ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से, ठीक। अब इस पे और हम आगे बात करें तो देखेंगे कि अब कोई भी जो देश होता है तो अल्टीमेटली क्या हुई, कृषक जो श्रमिक थे उनकी मात्रा में क्या हुई, यहां पर ऊपर वृद्धि हुई, ठीक। अब ये जो वृद्धि हुई, इनने क्या किया है, ये परसेंट ऊपर वाला प्राथमिक सेक्टर का बढ़ा दिया। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कैसा आता है, मैंने बता चुका हूं, ठीक है। अब वो वीडियो को पहले ध्यानपूर्वक देखें, उसके बाद इसको देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर है। अब यहीं से मैं आगे बात करता हूं, ठीक। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र है हमारा असंतुलित हो गया, और यहां पर प्राथमिक क्षेत्र में और भार बढ़ गया। अब आप जानोगे ये कि जब किसी सेक्टर का प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है, मतलब वो क्या दृष्टिकोण, क्या दृष्टिगत करवा रहा है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था कैसी है, एक अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो वो विकसित तो दिखेगी नहीं, यहीं से क्या हो गया, असंतुलन आ गया हमारी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इस पॉइंट अकेले मात्र से हम इतना समझ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बात करूं मैं कि जो हमारी राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम के आंकड़ों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नेशनल इनकम के आंकड़े मैंने लिया यहाँ 1950-51 और ये 1900 का दशक, मतलब 1900 से 1910 के बीच की बात करूं मैं उस टाइम। तो यहां पर हमारे जो तीनों सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसका योगदान क्या था, तो 1900 से 1910 के टाइम में 75% का योगदान कौन दे रहा था, ये दे रहा था। और देखो 50-51 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका परसेंटाइल भी क्या हो गया, यहाँ पे घट गया, और कितना हो गया, 57.6%। कितना हो गया, 57.6%, ठीक। और ये जो 14.6% आज द्वितीयक की है, यहां पर बात कर रहा हूं मैं, ये पहले इससे ज्यादा था, मतलब 14.6 से क्या था, एवब था, जो कि क्या हो गया है, अब कम हो गया है, ठीक।
ऐसे करके अब देखो नेशनल इनकम के आंकड़ों से अब हम क्या समझ सकते हैं, तो हम एकमात्र उदाहरण ले यहाँ पे 57.6 हो गया 1950-51 में, जो कि 75% था। क्लियर है। अब इसको देख के हम क्या अनुमान और अंदाजा लगा सकते हैं, देखो मतलब यहां पर भी अब आप सामान्यतः देखोगे किसी देश की अर्थव्यवस्था में यदि प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर का यहां की अपेक्षा कर देखोगे आंकड़ों को तो बहुत ही ज्यादा है। जब ये प्रदर्शित होता है तो इससे क्या हो रहा है, तो इससे ये समझ में तो आ रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, प्राथमिक सेक्टर का है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों सेक्टरों में तो कमी है ना, और ये दोनों सेक्टर में कमी और ऊपर वाले में वृद्धि थी, क्या फिर दिखाता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, अल्प विकसित है, जो कि विकासशील काम चल रहा है वाली कैटेगरी और श्रेणी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख के और अंदाजा लगा सकते हैं एक प्रकार से, ठीक। अब उपयुक्तता ये निष्कर्ष पे जा सकते हैं हम लोग कि भाई हमारी जो राष्ट्रीय आय उसमें द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का अपेक्षाकृत योगदान क्या है, इससे कम है, ठीक है। ये आंकड़े मैंने समझने के लिए बस लिख के रखा हूं, इन दोनों के अपेक्षाकृत, इसकी अपेक्षाकृत इन दोनों का योगदान क्या है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, कम है। और जैसे कि ये कम दिखा रहा है तो अब इससे क्या समझ सकते हैं हम कि भाई हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान कम है, तो ये हमारे एक पिछड़ेपन को दिखा रही है, बिल्कुल दिखा रही है। यहां पर सिर्फ पूरा की पूरा काम कृषि के क्षेत्र पे ही हो रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या होगा, क्लियर है। तो ये क्या हो रही है, पीछे दिखा रही है, पिछड़ापन दिखा रही है, एक अल्प विकसित, ठीक। ये वाले चैप्टर पढ़ लिए हैं तो उससे पूरी की पूरी पिक्चर में क्लैरिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे की कि विकास की आधारभूत संरचना। यहां पर हमारा जो विकास है उसकी जो आधारभूत संरचना एट द टाइम स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम क्या थी उसको जान ले हम, और उसके बाद हम देखें कि उसके बाद आज का समय जो है, आज के समय में और उस समय में कितना अंतर हो गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बर्बाद करके गया होगा, ठीक है, और कौन सी स्थिति में लाके छोड़ी गई है अर्थव्यवस्था। क्लियर है यहां तक के। अब हम आगे बात करते हैं तो विकास की आधारभूत संरचना, ठीक। तो सबसे पहली बात तो संरचना, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इससे क्या समझते हैं हम। यहां मैंने साफ शब्दों में कुछ लिख के रखा हूं ताकि आपको काम में आए, तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो देखना, कोई भी जो देश है, कोई भी जो देश है, किसी भी देश की वह पूंजी, कौन सी पूंजी, मतलब कोई भी जो देश है वहां पर परिवहन है, विद्युत है, संचार है, ये जितनी ये तीनों चीजें जो विद्यमान है किसी देश में, वही क्या है उसकी आधारभूत संरचना। तो ये एक प्रकार से इसको क्या मान सकते हैं, पूंजी। अब पूंजी पैसे ही लगा के तो ये सब चीज डेवलप होगी, तो वो क्या कहलाती है, आधारभूत संरचना। और इसको विस्तृत अर्थों में देखना है तो उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा कैसी है, जनसंख्या कैसी है, वहां का आवास कैसा है। तो जनसंख्या को जितनी भी चीजें इफेक्ट डालती हो, ठीक है, वहां का स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, आवास, ये विभिन्न प्रकार की इन पूरे सेक्टरों को जोड़ दिया जाए तो हम क्या समझ सकते हैं, आधारभूत संरचना, ठीक। आधारभूत संरचना क्या होगी, इनका ये कैसी कंडीशन में, ये इसकी कंडीशन कैसी है, इसको जान ले, ये है भी कि नहीं है, यदि किसी देश के पास है तो किस मात्रा में है, ठीक है, और किस मात्रा में होने के साथ साथ वहां उस देश की जनसंख्या के हिसाब से उपयुक्तता है कि नहीं है। इन सभी फैक्टरों को हम ध्यानपूर्वक जान लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी जो देश होता है उसका आर्थिक विकास जो है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो किस पे डिपेंडेड है, आधारभूत संरचना पे। अब कोई देश को अपना आर्थिक विकास करना है तो वो कैसे करेगा, तो विभिन्न प्रकार का जो परिवहन है, विद्युत है, संचार है, इन सभी के माध्यम से, ठीक है, वहां का जो शिक्षा है, वहां के लोगों का जो स्वास्थ्य है, वहां के लोगों को जो रहने के लिए जगह होती है उसको कहते हैं आवास। ये सब चीज किस क्वालिटी की है, कैसी मिल रही है उनको, वो जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, जितना स्वस्थ रहेगा, जितनी अच्छी जगह पे रहेगा। देखो आवास बहुत ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि आवास ऐसी चीज है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बिना वो, उसका घर नहीं होगा, वो घर में रिलैक्स नहीं रहेगा तो दूसरे दिन को काम करने के लिए पूरा की पूरा उपयोगी नहीं बना रहेगा, ठीक है। अभी मेरा एक चैप्टर आवास वाला भी डला हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं, वहां आवास को जाके पूरी डिटेल चर्चा किया उन्होंने, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पूरी की पूरी चीजें इंपॉर्टेंट है, खराब कुछ भी नहीं है,
समझना है और समझ बढ़ाना है और आगे की चीज पे क्लियरिटी चाहिए तो बेसों को समझना पड़ेगा, जितना बेस है उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, क्यों गाना भी क्यों आया, बेबी को बेस क्यों पसंद है, समझो बात को। ठीक है, चलो अब काम की बात पे आते हैं वापिस। ठीक, उस देश में परिवहन कैसी है, ऊर्जा कैसी है, संचार कैसी है। अरे यार, इससे तुम्हारा आर्थिक विकास को क्या हो रहा है। अरे देखो भाई, तुम कोई भी चीज उत्पादित कर लो लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय अनुरूप नहीं पहुंचे तो वो कोई काम की है क्या। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, परिवहन जरूरी है ना। ऊर्जा अब ऊर्जा कितने काम में आती है बताओ, कहां काम में नहीं आती है। कुछ बनाने से लेकर कुछ भी वर्क करना है तो एनर्जी सबसे बड़ी चीज है। तो एनर्जी किस मात्रा में है, नहीं है, ये सब चीजें क्या करती है, अपने आर्थिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है ना। तो वही है, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सब की सब ये पूरी की पूरी चीजें ऊर्जा पर डिपेंडेंट है। तो ऊर्जा होना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिवहन, संचार, तो इनकी क्या स्थिति, इनका सही सॉट आकलन कर लें हम उस समय पे, किस समय पे, स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम पे, तो हमको पता लग जाएगा। तो उस टाइम पे कुछ फैक्ट निकाले हुए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट है, जो कि काम आएंगे। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्थान विशेष में। वहां के कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सभी किस पे निर्भर है, एनर्जी पर निर्भर है। एनर्जी नहीं होती तो काम उतने लेवल पे नहीं हो पाएगा जिस लेवल पे होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, भारत में पहली बार बिजली का उत्पादन कब शुरू किया गया भैया, 1902। यहाँ पे कुछ ये क्या आ गए हमारे 1902। तो पहली बार 1902 में बिजली का उत्पादन शिवसमुद्रम कर्नाटक, तो शिवसमुद्रम कर्नाटक में 1902 में सबसे पहली बार बिजली का उत्पादन भारत में किया गया। ठीक, उसके बाद एक लगाया गया टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर 1915 महाराष्ट्र, ठीक, एनर्जी के लिए। फिर आंध्रा वैली इलेक्ट्रिकल सप्लाई 1922। ठीक है, तो ये 1900 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक के, और इसके चलते 1947 में मात्र हमारे पास 1400 मेगावाट यूनिट बिजली बनाने का कार्यक्रम बस था। इसी के चलते भारत सरकार अधिनियम भारत विद्युत अधिनियम 1948। तो भारत विद्युत अधिनियम कब आया, 1948 एक एक्ट पारित कर दिया गया। फिर उसके थ्रू आगे का वर्किंग क्या हुआ, किया गया। ठीक है, तो यहां पर कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां पर ऊर्जा और ऊर्जा के लिए जो विभिन्न प्रकार के वर्क और काम किए गए वो कुछ इस प्रकार है, और ये कुछ फैक्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमको पता होने चाहिए। अभी यहाँ कुछ सन आ रही है तो मैं सन के लिए एक अलग से वीडियो निकालूंगा, कम से कम लगभग 40 से 50 सन। ठीक है, जो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन वहां से बनते ही बनते हैं इकोनॉमिक वाले पोर्शन से, वो मैं पूरी इकट्ठी लेके आके पूरी की पूरी याद करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो यहां जितनी चीज मिल रही है उनको कवर कर लें, उसके बाद आगे की हम चर्चाएं करेंगे। ठीक, अब परिवहन में देख लें, परिवहन कितनी ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कितनी ज्यादा जरूरी है। परिवहन के कितने सारे साधन है, रेल होगी, रेल मार्ग है ना, पटरी मार्ग, सड़क होगी, जल परिवहन होगा, वायु परिवहन होगा। तो ये 4 प्रकार से परिवहन में क्या की गई, भारत पे वर्किंग थी। ठीक, तो उस समय की बात करूं मैं रेल, तो सबसे पहली रेल 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्लैक ब्यूटी नाम की चलाई गई, जो 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच में चली। ये तो बच्चे को पता होता है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है ना। तो उस टाइम की स्थिति थी कि भैया चलो रेल लाइन भी तो थी, चली भी थी, मुंबई ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पहली बार चली, पहली बार का मैंने यहां पर डेटा डाल दिया हूं। ठीक है, सड़क की बात कर लो, सबसे पहली बार नियोजित विकास सड़कों का कब हुआ भाई, तो 1943 नागपुर सम्मेलन में। और यहां पर एक 10 वर्षीय योजना लेके आई गई जिसे नागपुर योजना के नाम से जाना गया, जो कि 10 वर्षीय प्लान था, किसके लिए, सड़कों के लिए था। और इसके बाद 1947 की वर्तमान स्थिति में जाए हम उस टाइम की, तो मात्र 157 किलोमीटर की पक्की सड़क मात्र थी। ठीक है, अभी मैं यहां पर जैसे रेल हो गया, रेल अलग से टॉपिक बना के दूंगा मैं, तो वर्तमान कंडीशन क्या है वो पूरी रहेगी मेंशन। ठीक है, ऊर्जा टॉपिक भी डला हुआ है, देख सकते हैं आप, सड़क, ठीक है, इंपॉर्टेंट पूरा की पूरा फैक्ट स्पेसिफिक सड़क पे मैं बात करूंगा। ठीक, फिर जल परिवहन पे भी और वायु परिवहन, तो इनके अलग अलग वीडियो में डालूंगा। ठीक है, भारत पढ़ाता हूं जब मैं पूरी ब्रीफ डिटेल चर्चा करता हूं कि भाई कितने किलोमीटर सड़क है, तो कौन सी बड़ी है, तो कौन सा नेशनल हाईवे, तो क्या नहीं तो क्या नहीं तो क्या क्या क्या, पूरी की पूरी चर्चा उस पर हम करते हैं। अभी लेकिन टॉपिक कुछ और है तो हम उतनी ही बात करें यहाँ पर। ठीक, तो जल परिवहन की बात करें हम, जल परिवहन 1947 में
मात्र हमारा जो जल परिवहन है वो कितना काम करता था, 1.92 लाख टन, इतना ही ढो पा रहा था। लेकिन 1951 की कंडीशन क्या बनी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 3.9 लाख टन की। ठीक, इससे समझना है बातों को हमको कि हम कहां पर हैं, और एट प्रेजेंट वाले जब हम वीडियो देखेंगे कि वर्तमान कंडीशन क्या है भारत की, तब हमको हमारी जो विकास है उसका पता लगेगा। ठीक है, समृद्धि का तो पता नहीं लगा सकते, इससे हम विकास का ही पता लगाएंगे, क्योंकि हमको तो कैसा करना है, विकास करना है, क्योंकि है ना। उसके बाद वायु परिवहन, तो 1927 का विकास प्रारंभ हुआ यहां पर, और 1948 में विमान नीति की घोषणा कर दी गई भारत सरकार के द्वारा। क्लियर है, तो ऐसा करके परिवहन में वर्क किया गया, ऊर्जा में वर्क किया गया, ये डाटा है। अब बात करें संचार, किसकी बात करें, संचार। देखो संचार के विभिन्न माध्यम आई, डाक सेवा आई, तार आया और दूरसंचार। तो डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस 1854 डलहौजी के काल में, और 1858 में एक्ट भी ला दिया गया, डाकघर अधिनियम। ठीक है, तो डाक सेवा अधिनियम 1858 एक्ट कब आया ये। ठीक, फिर दूरसंचार सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम भारत में 1881 में बात की गई, और तार कब आया, तो 1851 में। ठीक, तो कुछ यहाँ पर मैंने विभिन्न प्रकार के फैक्ट भी निकाल दिए और समझने योग्य चीजें भी डाल दी है यहाँ पर, कि कितने प्रकार से ये जो पूरी की पूरी मैं बात कर रहा था, किस पे बात कर रहा था, आर्थिक संरचना। ये कहीं ना कहीं इतनी जो चीजें हैं ये हमारी आर्थिक संरचना का क्या करती हैं, बनाती हैं, विकास करती हैं, और इसी से हमारा क्या हो सकता है, विकास, किसी भी एक देश का विकास इन चीजों से संभव है। और ये चीज एट द टाइम कहीं ना कहीं भारत के पास अवेलेबल थी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, स्वार्थ निहित, उनका स्वार्थ निहित था उसमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ। ठीक है, और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो अंग्रेजों के समय की गई, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गई। क्लियर है यहां तक के। इसी के साथ में अब हम देखें, इतना कार्यक्रम तो इनने करके दे दिए थे। अब देखो आपकी सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना को पढ़ने के लिए क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि, इन सभी का क्या कर ले हम, वहां देश विशेष की शिक्षा की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और आवास की स्थिति कैसी है, इस पर हम विशेष चर्चा कर लें, इसको समझ लें हम, तो एक लेवल तक के हम काफी चीजों को समझ सकते हैं, है ना, और आगे समझा जा सकता है उसको। ठीक है ना, क्लियर। अब यहीं पर क्या हुआ, यहां पर एक मिनट, ये रेल मैंने बताया था, रेल का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था, 1950 में। ठीक, तो रेलवे जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था, 1950 में। ठीक है, अभी ऐसी विभिन्न प्रकार की जो डेट्स है, मैंने बोला हूं डेट का मैं वीडियो लाऊंगा, तो अभी काफी कुछ चीजें यहां समझ लें आप, फिर एक में बात और करूंगा, तो फिर मैं और डिटेल पे चर्चा करूंगा। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे की पूरे। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो शिक्षा। अब आइए शिक्षा की बात करते हैं हम यहाँ पर। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि, इनका सही आकलन कर लेंगे तो हमको क्या पता लग जाएगा कि यार सामाजिक संरचना के विषय में क्या जानकारी जो हमें होनी चाहिए भारत के संदर्भ में। ठीक, तो आप देखोगे प्राचीन समय में तो हमारा जो प्राचीनता शिक्षा का स्तर कैसा था, एकदम उच्च स्तरीय था। ठीक है, और हमारी जो शिक्षा थी वो हमारे सामाजिक जीवन से कहीं ना कहीं एक संबंध रखती थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने आके क्या किए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और एक प्रकार से खर्चीली शिक्षा व्यवस्था को ला दिया। ठीक, और बहुत खर्चीली व्यवस्था ला देने से क्या हुआ, जिसका कि हमारे सामाजिक जीवन का जो आधार हमारी शिक्षा थी उसको क्या कर दिया गया, धीरे से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर काफी मात्रा में पड़ा, भारतीयों के ऊपर। ठीक, अब यहां पे जो हमारा सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था वो उसको क्या कर दिया, उस शिक्षा के माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से खत्म कर दिया। और अंग्रेजी शिक्षा लाने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनकी जो प्रशासनिक गतिविधियां और कार्य थे उसका सुचारू संचालन किया जा सके और बहुत अच्छे से करवाया जा सके, और यहाँ के लोगों में वो चीज डाल के उनको अपने कार्यों हेतु क्या किया जा सके, लिया जा सके, है ना, एक कम रुपए पैसों में अच्छी चीजें उन खुद के लिए अवेलेबल करवाने के लिए ऐसा उन्होंने किया। अब ऐसा करने के बाद में और साथ में क्या हुआ, उन्होंने जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया तो उन लोगों ने क्या बताया, जो भारतीय इतिहास है उसको एक विकृत रूप में, एक गलत तरीके से समझाया, और वहीं अंग्रेजी विजेता जो थे उन लोगों का पूरे गौरवपूर्ण इतिहास का क्या कर दिया, वर्णन कर दिया। मतलब यहाँ क्या बता दिया गया, उन्होंने जो शिक्षा का प्रचार प्रसार किया कि यार भारतीय जो थे वो बहुत विकृत चित्त और कमजोर वगैरह, इस टाइप की विभिन्न प्रकार के चीजें बताई, और खुद के अंग्रेजी जो विजेता थे उन लोगों का बढ़ा चढ़ाकर एक गौरवान्वित वर्णन करते गए, जिससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम लोगों की, भारतीयों की भावना
भाव और मान सम्मान को एक गहरा आघात और ठेस पहुंची, जो कि बहुत गलत था। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अंग्रेजों का अंग्रेजी शिक्षा के पीछे एक निहित स्वार्थ था, खुद का स्वार्थ छुपा हुआ था, जिसके कारण उन लोगों ने ये किए। और उनका मेनली पर्पस यही था कि उनकी जो प्रशासनिक गतिविधि है उसका सुचारू संचालन किया जा सके, इसलिए तो इन लोगों ने किया था। ये काय के लिए लाया उन्होंने, रेल क्यों बनाया, सड़क क्यों बनाए, यहाँ जल परिवहन क्यों बनाया, वायु, ये इतनी बात यहाँ क्यों की, इन लोगों ने इस पे काम करना क्यों शुरू की, इनने रेल क्यों लाए थे, ये खुद का जो व्यावसायिकरण है उसको गति देने के लिए किए थे, ना कि हम लोग की सुविधा के लिए किए थे, ऐसा है ना। फिर भी देखेंगे तो ऐसा करके हमारी जो शिक्षा का स्तर जो एक उच्च स्तर ही था उसको किस स्तर पर ला दिया, एकदम निम्न स्तर पर ला दिया। अब हम लोग उस टाइम क्या बचे, हाँ हमारी साक्षरता दर में कितनी कमी हो गई, मात्र 18.3% की हमारी साक्षरता दर रह गई एट द टाइम, स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम। तो हमारी साक्षरता के प्रतिशत देखे तो कितना था, इतना था। अब हमारे यहाँ भारत में 27 विश्वविद्यालय, मात्र 578 कॉलेजेस थे और 223 लाख नामांकन थे प्राथमिक और, ठीक है, प्राथमिक स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में, मात्र इतने नामांकन मात्र थे। ये कंडीशन थी शिक्षा की, सोचो ये स्तर था। ठीक है, अब वहीं आगे बात करें तो ये इस प्रकार से लाके इस दोराहे पे हम खड़े थे कि हमारी शिक्षा का स्तर ये लेवल पे था। और आज देखो, ठीक है, अभी भी जो जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वृद्धि उस हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी एक है। पढ़ेंगे अपन जब शिक्षा, तब बात करेंगे उस पर। स्वास्थ्य का स्तर कैसा बना रहा, निम्न बना रहा। क्यों, उसके पीछे के रीजन क्या थे कि 1950-51 की बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम, तो प्रति 10,000 व्यक्ति पे डॉक्टर 1.7%, बेड व्यवस्था जो बिस्तरों की व्यवस्था थी अस्पतालों में होनी चाहिए 3.2% मात्र। और उस टाइम जीवन प्रत्याशा मैंने बताया था, जीवन जीने की औसतन उम्र मात्र 32 वर्ष। तो ये इतनी कम क्यों थी, क्योंकि सुविधाएं, व्यवस्थाएं, सुरक्षाएं, ये सब चीजें नहीं थी। तो व्यक्ति कैसा उतना ज्यादा सरवाइव करेगा, तो उसकी कितनी थी जीवन प्रत्याशा, मात्र 32 वर्ष। उसको थोड़ा और आगे ले जाके देखें हम कि हमने पे प्रोग्रेस की तो 49.7 वर्ष, कितने समय में, 70 से 75 के टाइम। और आज 2013 से 17 का जो आंकड़ा देखें हम, तो 69 वर्ष हो गई है। कितनी हो गई है, 69 वर्ष। तो ये पहले की अपेक्षाकृत हमारी जो स्थिति थी, 32 वर्ष की जीवन प्रत्याशा जो थी, आज 69 वर्ष की हो गई है। समझ रहे हो आप अंतर, क्या स्थिति थी और अभी क्या हुई है। अभी हम इसको और आगे विस्तृत चर्चा करके और अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, लेकिन हम तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। क्लियर है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी जो स्थिति थी कुछ ऐसी थी, संगीन और गंभीर। ठीक, और एक और फैक्टर आता है फिर क्या, आवास पे बात करूं मैं, तो आवास का जो फैक्टर है क्या है, आवास क्या होता है, एक आरामदायक आश्रय स्थल होता है व्यक्ति विशेष के लिए। तो 1914 प्रथम विश्व युद्ध के बाद से अंग्रेजों के द्वारा भी आवास को लेकर विभिन्न प्रकार की चीजें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सफलता जो मिलनी थी, जो जागृति आनी थी, वो आई नहीं। तो अल्टीमेटली केंद्र सरकार के द्वारा 1948 में, अप्रैल 1948 में 10 वर्ष के लिए श्रमिकों के लिए 10 लाख ऐसे श्रमिक आश्रय स्थल, आवासों की व्यवस्था की जानी, ऐसी घोषणा की गई, है ना। और विभिन्न प्रकार की समय पर योजनाएं लेके आएगी, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आज के समय में भी विभिन्न प्रकार की आवास योजनाएं चल रही है ना। सुने होंगे आपने, प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने सारे, वो 2.5 लाख रुपए में घर, 3.5 लाख रुपए में घर। अरे सरकार क्यों कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों घर बना के दे रही है, क्यों शिक्षा के लिए फ्री में, क्यों स्वास्थ्य के लिए इतनी ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये सामाजिक आधारभूत संरचना, ये विकास का एक क्या है, स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट के लिए एक ढांचा है, जो कि इस पे मेनली काम किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आज से नहीं, बहुत पहले के समय से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन दिखता नहीं है। ठीक है, अब ये जो होता है हमारे विकास के लिए एक अमूर्त चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब बढ़ती है तब विकास का जो परसेंट है वो भी क्या होता है, बिल्ड होता है। सेम ये चीजें, इनपे सब काम तो किया जा रहा है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये अमूर्त है, दिखने वाली चीज नहीं है ना। तो ये दिखती कब है, एक समय उपरांत दिखाई देती है। तो इतना हमने पढ़ के जो समझ चुके हैं और समझ सकते हैं कि आर्थिक व सामाजिक आधारभूत जो चीजें थी हमारी बहुत ही ज्यादा क्या थी, अविकसित थी। तो इन्हीं को क्या किया जाना था, एक विकसित अवस्था में लाया जाना था। ठीक है ना।
तो थोड़ा बहुत जो विकास अंग्रेजी शासन ने किया था वो भी अपने निहित स्वार्थ के लिए किया था। उसमें हम लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थोड़ी थी जिससे हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकें और विकास कर सकें। तो जब भारत आजाद हुआ और जब भारत ने अपने हाथों में भारत को लिया, तब से क्या काम स्टार्ट हुआ और भारत की आर्थिक विकास के लिए क्या काम किया गया, तो उसके लिए अब हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम अगले टॉपिक में जाएंगे। एक शब्द उपयोग में लाया जाता है इकोनॉमिकल प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, कि मतलब हमारे पास जो एक अवधि विशेष को, सुस्पष्ट अवधि विशेष को रखेंगे सामने, एक लक्ष्य को रखेंगे और उस लक्ष्य को उस अवधि विशेष में क्या करें, हमारे पास जो उपयुक्तता और प्रयुक्तता संसाधन है उसके प्रयोग में लाकर हम उस लक्ष्य को क्या करें, प्राप्त कर सकें और हम अपने देश को आज की जो कंडीशन है उससे थोड़ा ऊपर उठा सकें। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की भारत सरकार के द्वारा क्या ऐसे काम किए गए, तो अब हम अगले टॉपिक में आर्थिक नियोजन से इस पे चर्चाएं करना स्टार्ट करेंगे, है ना, कि फिर नई आर्थिक नीति कब आई, तो वहां तक का जो चलेंगे हम 47 से लेके, ठीक है, 50-51 योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना का खाका, ठीक। तो ये पूरा की स्टेप बाय स्टेप मैं काम करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसी बीच में मैं अभी क्या देता हूं, सन वाले कुछ चीजें, ठीक, और कुछ शब्दावलियों से संबंधित और वीडियोस। तो यहां तक कि आपने जो पार्ट 1 इसका पढ़े, पार्ट 2 पढ़े और पार्ट 3 पढ़े, ये सब कैसा लगा, इसको समझ के माइंड में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या समझ विकसित हुई और आगे पढ़ने के लिए आप कितने ज्यादा तैयार हुए, तो कृपया कर कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और अपने आसपास पेड़ पौधों को पानी देते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।